सोशियोलॉजी का हम लोग सेक्शन ए शुरू कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपका। इस सेक्शन में हम लोग देखेंगे कि हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। तो बेस से चलिए, एकदम जीरो से। तो जब भी हम साइंस की बात करते हैं तो हम लोग दो साइंस की बात करते हैं। लिखिएगा मत, सब समझिए, तब जब हम जहाँ से लिखाना वो लिख पाएंगे। जब भी हम साइंस की बात करते हैं, दो साइंस की बात करते हैं। एक हम करते हैं फिजिकल साइंसेज और एक हम करते हैं सोशल साइंसेज। तो फिजिकल साइंसेज और सोशल साइंसेज में आपका बेसिक डिफरेंस है। फिजिकल साइंसेज आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बॉटनी, जूलॉजी, जिसके जो लॉज होते हैं वो यूनिवर्सली प्रूव्ड होते हैं, पूरे विश्व में मान्य होते हैं। क्यों? इसलिए कि हम लैब में टेस्ट करते हैं और लैब में टेस्ट करके तब उसको हम बाहर लाते हैं। 2+2 4 ही होगा। जिंक पर 4 डालिएगा तो जिंक का सल्फेट और हाइड्रोजन गैस ही निकलेगा। म्यू = sin ही होगा। अब मान लीजिए खाली फिजिकल साइंस रहता है तो क्या सोसाइटी का डेवलपमेंट होता है? जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ता गया, आवश्यकताएं बढ़ती गई, तो जैसे जैसे आवश्यकताएं बढ़ती गई तो आपको डिफरेंट सोशल साइंसेज को डेवलप करना पड़ा। जो हम आज हम लोग जो यहाँ तक पहुँचे हैं, तो हम लोग 3 स्तरों में पहुँचे हैं। जंगली स्तर, बर्बरता का स्तर और फिर सभ्यता का स्तर। जहाँ से पत्थरों पर लिखने की कला का विकास हुआ और लोहे की जानकारी प्राप्त हुई, वहाँ से हम धीरे धीरे सभ्य होते गए और यहाँ तक आज पहुँचे। तो जैसे जैसे पॉपुलेशन का डेवलपमेंट हुआ या जैसे जैसे पॉपुलेशन का विकास हुआ, तो आप देखिए कि उसको कंट्रोल करने की बात हुई कि कैसे पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाए, नेतृत्व क्या होगा, कैसे संभले, कैसे चलेगा। तो इसके लिए हमको पॉलिटिकल साइंस को जन्म देना पड़ा। फिर आपको इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ। तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जब हुआ तो उसके बाद आपको वर्कर्स रहे, फैक्ट्री बैठा, तो वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच क्या संबंध होगा, कैसे फैक्ट्री काम करेगा, कैसे वर्कर्स का बेनिफिट होगा। तो इसके लिए आपको एलएसडब्ल्यू को जन्म देना पड़ा। फिर धीरे धीरे जैसे से हमारा इकोनॉमिक सिस्टम कैसे काम करेगा, कैसे अर्थव्यवस्था चलेगी, बैंकिंग सिस्टम कैसे काम करेगा, आपके रुपीस का वैल्यू क्या होगा, तो हमको इकोनॉमिक्स को जन्म देना पड़ा। कहने का मतलब कि जैसे जैसे पॉपुलेशन ग्रो करता चला गया, डिफरेंट नेसेसिटी की पूर्ति करने के लिए आपको डिफरेंट सोशल साइंसेज को जन्म देना पड़ा। सामाजिक विज्ञान या इसको हम मानविकी भी बोलते हैं। अब इसमें बेसिक डिफरेंस क्या है? बेसिक डिफरेंस क्या है? यह है कि यह सोसाइटी का अध्ययन करता है, मतलब कि एटीट्यूड का स्टडी करता है। हम लोग के पास लैब नहीं है सोशल साइंस में। सोशल साइंस में लैब नहीं है। अगर आपसे कोई पूछेगा कि सोशल साइंस और फिजिकल साइंसेज में बेसिक डिफरेंस क्या है, तो हम लोग के पास लैब नहीं है। तो जब लैब नहीं है तो हम लोग ह्यूमन एटीट्यूड का स्टडी करते हैं, है ना, मानव बिहेवियर का स्टडी करते हैं। अब मान लीजिए जैसे आपको बाल अपराध पर अध्ययन करना है, तो बाल अपराध पर अध्ययन करने के लिए हम लोग के पास कहाँ लैब है? हम अपना पूरा एक शेड्यूल बनाते हैं, शोध अनुसूची, उसके बाद हम सैम्पलिंग लेते हैं, फिर हम उनको जाकर के अध्ययन करते हैं क्या क्या फैक्टर है बाल अपराध के लिए। और हो सकता है कि यह फैक्टर नेक्स्ट डे बदल जाए, यानी कि हम मानव व्यवहारों का अध्ययन करते हैं, एटीट्यूड का स्टडी करते हैं। अगर आज हम कह रहे हैं कि विश्व में भारतीय विवाह पद्धति सर्वश्रेष्ठ है, तो ये हमारे नजरिए से सर्वश्रेष्ठ है, वेस्टर्न कंट्री के नजरिए से सर्वश्रेष्ठ नहीं है। मतलब कि डिफरेंट कल्चर है, डिफरेंट पॉपुलेशन है, डिफरेंट डाइवर्सिटीज है। इस हिसाब से सोशल साइंसेज में हम लोग अपने अपने तरह के घटनाओं को एक्सप्लेन करते हैं और इसलिए आलोचनाएं होती हैं। तो इसलिए आता है कि सोशल साइंसेज में हमको कैसा अध्ययन करना चाहिए? तो ऑब्जेक्टिव स्टडी करना चाहिए, मतलब वस्तुनिष्ठ का अर्थ होता है यथार्थ। जब समझ गए तब हर सब्जेक्ट का डेवलपमेंट होता है, कैसे सब्जेक्ट का डेवलपमेंट हुआ। तो हम लोग के सोशियोलॉजी के भी डेवलपमेंट के पीछे, अब आइए हम लोग के अपने सब्जेक्ट के, हम लोग का सब्जेक्ट कैसे डेवलप किया सोशियोलॉजी। तो हम लोग के सब्जेक्ट की उत्पत्ति के पीछे 2 बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर थे। हर सोशल साइंस का डेवलपमेंट हुआ है, कैसे कैसे उनका विकास हुआ, कैसे उसकी उत्पत्ति, मानिए सीधा एक शब्द में कि हमारे समाजशास्त्र की उत्पत्ति कैसे हुई। तो सोशियोलॉजी के इमर्जेंस के पीछे 2 फैक्टर बहुत महत्वपूर्ण था। एक था आपको 1688 का इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, औद्योगिक क्रांति, और एक था आपको 1789 का फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांसीसी क्रांति। अगर आप इसके पहले की सोसाइटी को देखिएगा, 1688 के पहले की सोसाइटी को देखिएगा, तो एकदम सिंपल सोसाइटी था, सरल समाज। सरल समाज मतलब साइंस का बोलबाला नहीं था। हम कोई भी घटना की व्याख्या तर्क के आधार पर नहीं कर पाते थे। कोई व्यक्ति चलते चलते चला और गिर गया, तो हम कहते थे कि कोई इसके भीतर से शक्ति निकलकर चली गई, है ना, यानी कि डेथ को हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते थे। आज हम डेथ को एक्सप्लेन कर पाते हैं, क्योंकि हमारे पास मेडिकल साइंसेस डेवलप है, मेडिकल साइंस हम लोग डेवलप किए हुए हैं। उस समय प्राकृतिक घटनाओं को लोग देखता था, मोबिलिटी नहीं थी मनुष्य में, कहीं हम नहीं जा पाते थे, एक ही जगह यंत्र के समान काम करते करते खत्म हो जाते थे। हम प्राकृतिक घटनाएं घटती थी, सूर्य, चांद, सितारे,
और कभी कभी पूरा का पूरा उनका जो घास फूस का झोपड़ी था सब पूरा के ले जाता था। तो समझता था कि कोई नेचुरल चीज है जो सबको खत्म कर देता था। इसलिए जब हम लोग पढ़ते हैं धर्म क्या था, तो जब हम लोग आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे तो धर्म अलौकिक शक्तियों में विश्वास था, है ना। कोई पावर है जो इन सभी चीजों को चला रही है। मतलब तर्क वितर्क नहीं था, विज्ञान का बोलबाला नहीं था, मोबिलिटी नहीं था, सिंपल सोसाइटी था। एक ही व्यक्ति सभी कामों को अपने से कर लेता था। वो थोड़ा सा खाद्यान्न भी उगा लेता था, पशुपालन भी कर लेता था, घर भी बना लेता था, है ना। लेकिन जैसे जैसे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ, औद्योगिक क्रांति हुई, है ना, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई, इसने पूरे सोसाइटी को चेंज करके रख दिया। यहाँ क्या हुआ, फैक्ट्री बैठने लगे, बाहर से मजदूर आके इसमें से वर्क करने लगे, है ना। उत्पादन होने लगा, डिफरेंट उत्पादों का आप देखने लगे, वॉश इंजन बनने लगा, टायर बनने लगा, कपड़ा बनने लगा, तरह तरह के उद्योगों से उत्पादन होने लगा। तो जब उत्पादन को देखने लगे तो लोगों में विज्ञान का महत्व बढ़ा, तर्क वितर्क का डेवलपमेंट हुआ। अब किसी भी घटना को तर्क वितर्क के आधार पर लोग व्याख्या करते थे। विज्ञान का महत्व बढ़ा, अंधविश्वास दूर हुआ, तर्क वितर्क का डेवलपमेंट हुआ। उसके बाद नया नया सिस्टम्स का जन्म हुआ, बैंकिंग सिस्टम का जन्म हुआ, मुद्रा व्यवस्था का जन्म हुआ, साथ ही साथ स्वतंत्रता की बात आई। जब इस तरह की विचारधारा चल रही थी, इन सारे प्रोडक्ट्स जब निकल रहे थे, तब विचारे भी आगे आगे बढ़ रही थी। देखिए कि जैसे जैसे हमारा सोसाइटी होता है वैसे वैसा विचार भी होता है। जैसे 1947 का अगर भारतीय विचार को देखिएगा और आज के विचार को देखिएगा तो कितना डिफरेंस है ना। डिफरेंस है, महिलाओं के बारे में सोच में डिफरेंस है, महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि जैसे जैसे जिस तरह समाज का उत्पादन प्रणाली होता है, विचार भी उसी तरह से आगे बढ़ते हैं। तो जब साइंस का बोलबाला होने लगा, अंधविश्वास लोगों में घटने लगा, तर्क वितर्क का लोग सहारा देने लगे, है ना, नया नया उत्पाद उभर कर सामने आने लगा, तब लोगों के विचारों में भी परिवर्तन हुआ कि स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व, है ना, इक्वलिटी, सभी कोई को समान होना चाहिए। इस तरह की चीजें भी उभर कर सामने आने लगी। और जब इस तरह की चीजें उभर कर सामने आने लगी तो इसका प्रभाव समझिए 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन पर हुआ। देखिए कितना टाइम लगता है किसी एटीट्यूड को चेंज करने में। जैसे हम लोग विमेंस इंपावरमेंट पढ़े, तो विमेंस इंपावरमेंट में समझिए कि कितना वैदिक मतलब काल से लेकर के आज जाकर के हम इतना ज्यादा एटीट्यूड में चेंज होता है। तो उसी तरह से 1688 में जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ, उस इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का जो इम्पैक्ट था, मतलब विचारों में समानता, स्वतंत्रता, भ्रातृत्व, उसका प्रभाव 100 साल के बाद मतलब 1789 में फ्रांस में पड़ा और वहाँ फ्रांसीसी क्रांति हो गई। अगर आप हिस्ट्री देखिएगा तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के पहले का जो पीरियड था, वहाँ चर्च रूल किया करते थे, है ना, चर्च रूल किया करते थे। कोई धार्मिक एकदम कट्टरतापन था, लोग एक किसी को हेड बना देते थे और पीछे से सब पर भयानक अत्याचार होता था और बेलेस्टिक्स जेल में बंद कर दिया जाता था अगर लोग उसका विरोध करते थे। तो कहने का मतलब कि धर्म का बोलबाला था और चर्च रूल किया करते थे। लोगों ने 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन में बेलेस्टिक्स जेल को तोड़ दिया और तोड़ने के बाद क्या हुआ, अगर किसी सोसाइटी में आप किसी तालाब में आप एक पत्थर फेंकते हैं तो क्या होता है, लहर ऊंचा नीचा होता है ना। तो अगर समाज में अगर कोई क्रांति होती है तो क्या होगा, सारी व्यवस्थाएं टूट जाती हैं। जैसे हम लोग के भारत में नोटबंदी हुआ था कुछ समय के लिए, तो कोई क्रांति नहीं था, एक गवर्नमेंट का स्टेप था। क्या स्थिति हो गया, लाइन में लगना पड़ा, कितना लोग पैसा लाते हुए कुछ नहीं कर पाए, शादी विवाह नहीं कर पाए, मतलब कि एक व्यवस्था टूट जाती है। इसको हम लोग समाजशास्त्रीय भाषा में एनोमिक कंडीशन बोलते हैं। एनोमिक कंडीशन मतलब सारे नियमों को टूट जाना। तो यही हाल फ्रांस में हुआ, क्रांति हो गई, सोसाइटी की सारी व्यवस्थाएं टूट गई। मतलब असहयोग आंदोलन में पटरी उखाड़ दिए थे, सारा चीज करने लगे थे, तो क्या होता है, सोसाइटी का सिस्टम ब्रेक कर गया था। उसी प्रकार फ्रांस में भी जब फ्रांसीसी क्रांति हुई तो इसका पूरे के पूरे सोसाइटी में इसका असर पड़ा, ठीक है। और क्या हुआ, सारी व्यवस्थाएं भंग हो गई, जो भी वहां की व्यवस्था होगी। तब उस समय फ्रांस के एक विचारक अगस्त कॉम्ट, इन्होंने सोचा कि एक ऐसे सोशल साइंस को डेवलप करना चाहिए जो आने वाले दिनों में समाज में कैसे विकास होगा, कैसे परिवर्तन होगा, इसकी चर्चा करेगा, है ना। अगस्त कॉम्ट फ्रांस के विचारक थे जिन्होंने सोचा कि एक ऐसे सोशल साइंस को डेवलप किया जाए जो आने वाले दिनों में कैसे समाज में विकास होगा, परिवर्तन होगा, इसकी चर्चा करेगा। तो उन्होंने सोशियोलॉजी का नाम सबसे पहले सोशल फिजिक्स रखा। सोशल फिजिक्स, सामाजिक भौतिकी,
अब यहाँ कहिए कि फिजिक्स क्यों रखा, इसलिए फिजिक्स रखा कि जिस समय हम आगे बढ़ रहे थे, उत्पादन हो रहा था, तो साइंस क्या बोल वाला था, साथ ही साथ लेमार्कवाद, डार्विनवाद, है ना, इन सब विचार भी साथ में चल रहे थे, उद्विकासवाद, ये सारे विचार साथ चल रहे थे। जैसे आज हम लोग के देश में क्या है, हम लोग के देश में आप आगे बढ़ रहे हैं तो क्या हुआ, विचारों में चेंज हुआ, महिलाओं के प्रति सोचने का नजरिया बदला। तो उस समय साइंस का बहुत इन्फ्लुएंस था और हर सोशल साइंस अपने नाम के आगे साइंस जोड़ना चाहता था, इसलिए समाजशास्त्र का पहला नाम पड़ा सोशल फिजिक्स, उन्होंने रखा नाम, ठीक है, सामाजिक भौतिकी, ठीक है। तो अगर आप कोई नाम रखते हैं तो आपको मान्यता कब मिलेगी, जब आपके जैसे आपके जो उस समय के जो सोशल साइंटिस्ट है उसको मान्यता दे दी। जैसे मान लीजिए अगर हम आज कोई थ्योरी देते हैं तो हमको मान्यता कब मिलेगा, तो कैसे मिलेगा, मतलब इंटरनेशनल सोशोलॉजिकल सोसाइटी या इंडियन सोशोलॉजिकल सोसाइटी मेरे बातों को मान्य कर रहा है तब हमको मान्यता मिलेगा। तो सोशल फिजिक्स शब्द को फ्रांस के ही एक अन्य विचारक क्विटलेट अपने लेखों में इस्तेमाल कर रहे थे। तब तो होता है कि चोरी किए हैं, है ना, तब तो होता है कि चोरी कर लिए हैं। तब 1838 में 1838 में तब 1838 में अगस्त कॉम्ट ने सोशियोलॉजी शब्द कॉइन किया, समाजशास्त्र, ठीक है। अब इसको तोड़िए, इसको ब्रेक कीजिए, सोशियस लोगस, एलजी टेलीविजन याद रखिए, एलजी यह लैटिन वर्ड है, यह ग्रीक वर्ड है, ठीक है। इसका अर्थ होता है सोसाइटी और इसका अर्थ होता है साइंटिफिक स्टडी। जोड़ दीजिए, सोशियोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी, मतलब समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण कब हुआ, बहुत सारी किताब में 1837 दिया हुआ है, बहुत में 1839 दिया हुआ है, लेकिन 1838 मानिएगा, इसी समय समाजशास्त्र की उत्पत्ति हुई। समाजशास्त्र के जनक कौन थे, या फादर ऑफ सोशियोलॉजी अगस्त कॉम्ट, ठीक है ना। और सोशियोलॉजी का पहला नाम क्या था, सोशल फिजिक्स। सोशल फिजिक्स कौन इस्तेमाल कर रहे थे, क्विटलेट। तब उन्होंने 1838 में सोशियोलॉजी शब्द कॉइन किया। यह हम लोग के सब्जेक्ट का बेस है। हम लोग क्या अध्ययन करते हैं, विवाह, परिवार, नातेदारी, सामाजिक समस्याएं, धर्म, है ना, जितना चीज होता है हम लोग सोसाइटी में अध्ययन करते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि इतना समझने के बाद कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है, जैसे जैसे मान लीजिए जैसे मैथमेटिक्स का टर्म्स आता है, वैसे ही सोशियोलॉजी में भी छोटा छोटा शब्द आता है, जिसको कि आप लिखिएगा जब भी हम लोग आगे पढ़ेंगे या नोट्स में चर्चा करेंगे तो आप कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। तो आइए आपको हम टर्म्स की थोड़ा थोड़ा टर्मिनोलॉजी आपको हम बता देते हैं, बेसिक टर्मिनोलॉजी, ये मतलब सोशियोलॉजी का बेस क्या क्या है, बेसिक टर्मिनोलॉजी क्या है। तो आइए हम लोग एकदम वहां से शुरू करते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम, क्लियर। ऐसे हम लोग के सब्जेक्ट का उत्पत्ति हुआ, पहला चैप्टर है, आराम से लिखवा देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब आइए बेसिक टर्म्स पर। जब तक टर्म नहीं समझे रहेंगे तब तक हम नहीं समझ सकते हैं। देखिए, सबसे पहला जो आपका टर्म आता है वह है समूह, ग्रुप, ठीक है। अब समूह किस आम बोलचाल में भाषा में क्या, चार आदमी इकट्ठा हो गया तो समूह हो गया, नहीं। समूह किसको कहिएगा, दो या दो से अधिक व्यक्ति, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट सेकंड पॉइंट है आपस में अंतःक्रिया, इंटरेक्शन, है ना। इंटरेक्शन मतलब हम आपसे जो बोल रहे हैं आप समझ रहे हैं, आप हमसे अभी जैसे हम लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो हम लोग का क्लासरूम का ग्रुप है। अगर हम दो आदमी जैसे ट्रेन पर जा रहे हैं, आप भी शांत बैठे रहे और हम भी शांत बैठे रहे, तो क्या होगा, ग्रुप का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो ग्रुप के फॉर्मेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है इंटरेक्शन। एक आदमी से ग्रुप नहीं होगा, दो या दो से अधिक व्यक्ति और आपस में अंतःक्रिया। यहीं से भीड़ में अंतर हो जाता है। आप मेला देखने जाते हैं तो भीड़, कितना लोग से इंटरेक्ट होता है, नहीं होता है। आप अपने ग्रुप में रहते हैं ना, वो भीड़ है। प्लेटफॉर्म पर आप जाते हैं ट्रेन पकड़ने, क्या होता है, भीड़ है ना, क्राउड है, वहां बहुत आपका इंटरेक्शन नहीं है, अपने ग्रुप से इंटरेक्शन, ठीक है। तो समूह में दो चीज, दो या दो से अधिक व्यक्ति और आपस में अंतःक्रिया। जब अंतःक्रिया करेंगे तभी समूह का निर्माण हो पाएगा।
दो व्यक्ति खाली चुपचाप खड़ा है तो समूह का निर्माण हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो जब समूह समझ लिए तो यहाँ से दो चीज और बहुत टर्म निकल के आता है सामने छोटा छोटा। एक टर्म आता है आपका प्राइमरी ग्रुप, प्राथमिक समूह, और एक आता है आपका द्वितीयक समूह, सेकेंडरी ग्रुप। एक होता है आपका प्राथमिक समूह। अब देखिए प्राइमरी ग्रुप क्या है। प्राइमरी ग्रुप छोटा आकार है, हम की भावना सबसे इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी ग्रुप में हम की भावना, वी फीलिंग, वी फीलिंग है ना। छोटा आकार, आमने सामने का संबंध और हम की भावना। तो हम की भावना का अर्थ क्या हुआ? हम की भावना का अर्थ हुआ आपके दुख में हम दुखी और आपके सुख में हम सुखी। यह होता है हम की भावना, है ना। तो जब तक यह नहीं होगा तब तक हम प्राथमिक समूह को नहीं बना सकते हैं। आपका मतलब मदर, फादर और उनके बच्चे, आपका बहुत अच्छा पड़ोसी, है ना, आपका बहुत अच्छा दोस्त जिससे आप बहुत सब चीज शेयर कर सकते हैं, यह हुआ प्राइमरी, है ना। यह प्राथमिक समूह हुआ। छोटा आकार, प्रत्यक्ष संबंध और आमने और हम की भावना। हम की भावना सबसे इंपॉर्टेंट है। हम की भावना नहीं रहेगा तो हम प्राइमरी ग्रुप का फॉर्मेशन नहीं कर पाएंगे, उसको हम प्राथमिक समूह नहीं कहेंगे। जब प्राथमिक समूह हो गया तो इसी से एक टर्म निकला है द्वितीयक समूह, सेकेंडरी ग्रुप। सेकेंडरी ग्रुप, बड़ा आकार, वे की भावना। आप गए रेलवे स्टेशन पर, अपना टिकट कटा के ट्रेन में चढ़ गए, तो कोई इंटरेक्शन नहीं है किसी का। बड़ा आकार, आप चले गए इसका मेला, इसमें रावण दहन में चले गए, तो रावण दहन में क्या है, वो अपना देख रहे हैं रावण जल रहा है या रावण दहन शुरू हो गया, या मेला में कहीं चले गए, तो वहाँ क्या है, किसी से कोई मतलब नहीं। बैंक है, बैंक में अपना काम, चेक भजाए, पैसा लिए चल, तो क्या हो गया, वे की भावना। तो बड़ा आकार, है ना, वे की भावना और अनौपचारिक संबंध, इनफॉर्मल रिलेशंस। जैसे आपका ऑफिस, आपका क्लासरूम, क्लासरूम में सबके साथ आपकी हम की भावना नहीं है ना। यह सेकेंडरी ग्रुप है। इसमें किसी के साथ आप प्राइमरी ग्रुप में हो सकते हैं, बट सबके साथ आप प्राइमरी ग्रुप में नहीं हो सकते हैं। यह हो गया द्वितीयक समूह। अगर आपसे कोई पूछे कि द्वितीयक समूह क्या है, तो एक लाइन में कहिएगा कि वे समूह जो प्राथमिक नहीं है वे द्वितीयक हैं। और एक चीज और जान लीजिए, इंटरव्यू में क्वेश्चन करता है कि इसकी अवधारणा किसने दी है सेकेंडरी ग्रुप की, तो कहिए कि सेकेंडरी ग्रुप की अवधारणा किसी ने नहीं दी है, किसी समाजशास्त्री ने नहीं दी है। दो ग्रुप्स विच आर नॉट प्राइमरी आर कॉल्ड सेकेंडरी। बाद में बियरस्टेड, है ना, इन लोगों ने इस पर काम किया और अपने अपने लेखों में कुछ लाया। दो चीज समझ गए। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको हम लोग रेफरेंस ग्रुप जिसको बोलते हैं, इसी से निकलता है संदर्भ समूह। देखिए कितना मजेदार है। सब छोटा छोटा टर्म है, हमेशा आपको लिखने के क्रम में आएगा, तो जिससे आपको समझने में दिक्कत नहीं होगा। रेफरेंस ग्रुप, इसको हम लोग बोलते हैं संदर्भ समूह। ठीक है। अब देखिए, हम सामान्यतः दो समूहों के सदस्य होते हैं। एक मेरा जो सदस्यता समूह है, एक गैर सदस्यता समूह है। ठीक है, मतलब एक जो समूह मेरा है, एक गैर सदस्यता समूह। ठीक है, जैसे अभी आप क्या हैं, बीपीएससी प्रतियोगी परीक्षा के छात्र हैं, या आपका एस्पिरेंट से, आपका सदस्यता समूह है। आपका नन मेंबरशिप ग्रुप कौन है, बीपीएससी, मतलब क्लास 2 बैचलर। तो जिस समूह के सदस्य हम नहीं होते हैं, और उस समूह में जाने के लिए प्रयास करते हैं, उसके लिए खुद तैयारी करते हैं, मेहनत करते हैं, सारा चीज कर रहे हैं, तो वह समूह मेरे लिए रेफरेंस ग्रुप होता है, संदर्भ समूह। और अगर उसके किसी व्यक्ति से हम प्रभावित हो जाते हैं तो मेरे लिए रोल मॉडल होता है। और यह संदर्भ समूह प्रत्येक व्यक्ति का अलग अलग हो सकता है। मार्क कीजिएगा, जिस समूह के हम सदस्य नहीं हैं और उसमें हम जाना चाहते हैं, जैसे अभी आप बीपीएससी के सदस्य, मतलब अभी आप क्लास 2 बैचलर पोस्ट नहीं प्राप्त किए हैं, लेकिन उसमें हम जाना चाह रहे हैं, तो आप क्या हुआ, बीपीएससी जो पूरा एज ए होल आपके लिए रेफरेंस ग्रुप है, और आप उसके किसी ऑफिसर से या किसी पर्सन से बहुत प्रभावित हैं, तो आपके रोल मॉडल है। कोई आदमी बॉलीवुड में जाना चाहता है, खूब एक्टिंग कर रहा है, तो बॉलीवुड के लिए क्या हो गया, रेफरेंस ग्रुप।
और वो मान लो कि अमिताभ बच्चन से बहुत ज्यादा प्रभावित, तो अमिताभ बच्चन को क्या रोल मॉडल। आ जाइए खेल में, क्रिकेट खेलना चाहता है तो इंडियन क्रिकेट टीम उसके लिए रेफरेंस ग्रुप, विराट कोहली रोल मॉडल। और रेफरेंस ग्रुप यहीं से आपको क्वेश्चन पूछता है कि संदर्भ समूह से क्या मतलब, संदर्भ समूह की अवधारणा दें और इसका मानव व्यक्तित्व पर क्या प्रभाव पड़ता है, मतलब ह्यूमन बिहेवियर पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसका ह्यूमन बिहेवियर पर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। रेफरेंस ग्रुप दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सकारात्मक, एक होता है नकारात्मक। सकारात्मक मतलब जो व्यवस्था को बनाए रखते हैं, और नकारात्मक मतलब जो व्यवस्था को तोड़ते हैं। जैसे आपका जितना यूपीएससी, बीपीएससी, जितना जो भी सिस्टम है जो मेंटेन करता है, पुलिस सर्विसेज, सारा चीज पॉजिटिव है। इससे आप प्रभावित है तो क्या है, अच्छा से पढ़ाई कर रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, सब चीज कर रहे हैं। और कुछ लोग होते हैं बड़ा कौन उतना मेहनत करे, चलो शॉर्टकट रास्ता अपनाते हैं, उसमें बड़ा बढ़िया है, किधर चले जाते हैं विघटनकारी तत्वों की तरफ, क्राइम करते हैं। उसमें बहुत ज्यादा अभी बालू माफिया, दारू माफिया, अभी अगर बिहार की बात कीजिएगा तो कुछ समय के लिए बहुत अच्छा लगता है, बाद में इधर आप चाहे तो मरा देगा, चाहे आपका व्यक्तित्व का विघटन हो जाएगा। बंद